देखिए, कल की क्लासेस में हम लोग स्टार्ट किए थे इनकम टैक्स रिटर्न। इसमें फर्स्ट थिंग क्या सीखे थे? इनकम टैक्स। क्या है सर ये? जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, इनकम पे लगने वाला। और ये एक प्रकार का कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन माइक है आप लोग के पास? है? यस। पास बताइए, डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन बताइए क्या होता है? दो टाइप्स के टैक्स। टैक्स कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स के। कौन कौन से? इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। क्या अंतर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में? डायरेक्ट टैक्स का मतलब, माइक पास करके बोले प्लीज। डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स पेयर होता है वो डायरेक्ट पे करता है, मतलब इनके ऊपर टैक्स लगता है वो डायरेक्ट पे करता है। और जैसे इनडायरेक्ट में होता है ना, वो पास होते जाता है और लास्ट में कस्टमर के ऊपर लगता है। यस। लगता नहीं, बर्डन वर्ड यूज करना। क्या यूज करना है? बट बर्डन। कि डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट टैक्स में जिस पर्सन पे टैक्स लगता है उसी पर्सन को अपने जेब से भरना पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स आपके इनकम पे लग रहा है, उसका बर्डन भी किस पे पड़ेगा? आपके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, ऐसे टैक्स को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? लगता किसी और पे है, बर्डन उसका किसी और पे पड़ता है। जैसे जीएसटी, मैन्युफैक्चरर डीलर होलसेलर को या डीलर को सेल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर रहा है, जीएसटी चार्ज करता है, डिस्ट्रीब्यूटर को, गवर्नमेंट को पे करता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को सेल कर रहा है तो वो क्या करता है? जीएसटी भी पास ऑन कर देता है। जीएसटी क्या कर देता है? पास ऑन। या आप दूसरे शब्दों में बोलो, सब जीएसटी कलेक्ट जब करता है वो डीलर से, तो जितना पैसा उसने मैन्युफैक्चरर को पे किया है परचेज के टाइम, उतना पैसा अपना क्या कर लेता है? निकाल लेता है, जिसको क्या बोलते हैं? आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इस तरीके से सारे लोग पैसे को क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। तो अल्टीमेटली बर्डन किस पे पड़ता है सर? कस्टमर। क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का यही एक सिद्धांत है कि आपको क्रेडिट तभी मिलेगा जब आप किसी से कलेक्ट करके लेके आओगे। राइट? अब कस्टमर किसी से कलेक्ट नहीं करता तो अल्टीमेटली बर्डन किस पे पड़ता है? कस्टमर पे। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसी बात नहीं है। इनकम टैक्स आपका क्या है सर? डायरेक्ट टैक्स है। ये जिस पे लगेगा उसी को अपनी जेब से देना है। राइट? और इसमें एक बात और हमने बताया था कि सर जो अच्छा, इंडिविजुअल और एचयूएफ होते हैं उनको स्लैब वाइज लगता है, जबकि कंपनी और पार्टनरशिप फर्म है उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% के रेट से टैक्स देना। अगर आपकी कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है तो कितना देना है आपको टैक्स? आप चाहे जितना रुपए कमाए उस पे कितना परसेंट देना है? 30%। वहां स्लैब नहीं चलेगा। हाउ टू पे इनकम टैक्स ऑनलाइन। जब हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, हम लोग आगे देखेंगे प्रैक्टिकल, तो उसमें क्या करते हैं सर? अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स की लाइबिलिटी है तो पहले टैक्स पेमेंट करेंगे तभी रिटर्न फाइल होगा, अदरवाइज रिटर्न फाइल नहीं होगा। सेम जैसे जीएसटीआर 3B हमने देखा था। 3B में जब तक आप टैक्स अगर लाइबिलिटी है, बिना पेमेंट के रिटर्न फाइल होगा। फिर हमने थर्ड टॉपिक्स पढ़ा था, हाउ टू सेव इनकम टैक्स। कैसे सेव कर सकते हैं? आपको दो चीज बताया था, एक बताया था टैक्स की चोरी, और एक क्या बताया था? टैक्स टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या है आपका? लीगल है सर, प्लान करते हैं। और टैक्स की चोरी क्या है? इलीगल। ठीक है? तो टैक्स प्लानिंग के तहत हम लोग अपने इनकम टैक्स को कैसे सेव कर सकते हैं? अच्छा, जीटीआई और टीआई में क्या अंतर है? कल बताया था आप लोग को। कल दो चीजें बताया था। एक बताया था ग्रॉस टोटल इनकम, और एक बताया था नेट इनकम या टोटल इनकम। क्या अंतर है? ग्रॉस टोटल इनकम किसको? जो डिडक्शन। डिडक्शन। तो जीटीआई मतलब टोटल टर्नओवर नहीं होता है भाई। जीटीआई मतलब आपके जो इनकम टैक्स एक्ट में टोटल इनकम को कितने हेड्स में बांट दिया गया है सर? 5 हेड्स में। 5 में पहला क्या है आपका? सैलरी इनकम। पहला क्या है? सैलरी। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, मतलब रेंटल इनकम, सर आपने घर वर किराए पे दे रखा है। तीसरा, यस, पीजीबीपी बोलते हैं, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा, कैपिटल गेन। अच्छा, पीजीबीपी मतलब समझ रहे हो ना?
आप कोई प्रोफेशनल हो, उससे प्रैक्टिसेस से पैसे कमा रहे हो, या आप बिजनेस होल्ड किए हो, उससे पैसे कमा रहे हो। फोर्थ वन इज द कैपिटल गेन। अगर आप कैपिटल असेट बेचते हैं, सर कैपिटल असेट किसको बोलते हैं? जैसे आपकी मशीनरी हो गई, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इसको बेच, शेयर्स हो गए, इसको बेच के अगर आप कुछ पैसे कमा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। और एक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उसके अलावा अगर कोई इनकम है, जैसे आपका लॉटरी इनकम हो गया, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस हो गया, आपने कोई बेट वगैरह में जीत लिए, केबीसी जीत गए, ये सब टाइप के कमीशन वगैरह, ये सब टाइप के इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर ये चारों इनकम के अलावा अगर कोई और इनकम आप अर्न कर रहे हो, तो किसमें आएगा? इनकम फ्रॉम। तो इन पांचों इनकम को, अच्छा जरूरी है क्या हमारे सारे ये सोर्सेज से इनकम हो? तो सर वन हो सकते हैं, 2 3 4 5 सब हो सकते हैं। इसको टोटल अगर कर दे तो क्या आता है? ग्रॉस टोटल। जीटीआई पे टैक्स लगता है या टोटल इनकम पे लगता है? जीटीआई में हम लोग क्या माइनस कर दे सर? जब जीटीआई में हम लोग डिडक्शन माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं? डिडक्शन का सेक्शन क्या है? सेक्शन 80C 80। और ये क्या कुछ सेक्शन है? 80C 80D, है ना, 80G 80, ये क्या ऐसा कुछ सेक्शंस है जिसके तहत आप अगर वो पैसे वहां इन्वेस्ट करते हो, तो आपका टोटल ग्रॉस टोटल इनकम को उतने से क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा, स्पेसिफाइड अमाउंट। इससे आपका टोटल इनकम कम आएगा। जब टोटल इनकम कम आएगा तो आप उस पर इनकम टैक्स भी क्या लगेगा? आप लोग कल हॉस्पिटल्स के बारे में बताया था। अच्छा इसको पहले समझ लेते हैं सर। जीटीआई में अगर डिडक्शन माइनस कर दें, आप देखना कभी भी एक्नॉलेजमेंट वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तो उसमें आप देखोगे, उसमें ऐसे ही रहता है, पांचों हेड्स रहते हैं, इनकम रहता है, डिडक्शन रहता है, माइनस रहता है टैक्स पेड, मतलब टीडीएस वगैरह कुछ काटे हो तो टैक्स पेड वगैरह माइनस, आपका नेट टैक्स लायबिलिटी है। उसमें से डिडक्शन अगर माइनस कर दें, के बाद जो आएगा उसे बोलते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम या नेट इनकम, इस पे टैक्स कैलकुलेट। और ये टोटल इनकम पे स्लैब वाइज लगता है, किस केस में? और एचयूएफ। लेकिन अगर कंपनी रहेगा तो इसी पे डायरेक्ट, या पार्टनरशिप फॉर्म रहेगा तो इसी अमाउंट पे डायरेक्ट 30% क्या हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा आप लोग को बताया था जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, वो हॉस्पिटल वगैरह के नाम आजकल क्या हो रहे हैं? जितने भी हॉस्पिटल हैं, टाटा मेमोरियल्स एंड रिसर्च सेंटर, सब में क्या ऐड होता है? रिसर्च सेंटर। देखिए उसमें क्या है सर, उसमें डिडक्शंस में ये वाला डिडक्शन नहीं है सर, उसमें एक्सपेंसेस आपके अलाउड होते हैं। अलाउड मतलब जितना आप खर्च कर रहे हो उससे 125%, 150% ऐसे। तो 100 खर्चा किया तो कितना अलाउड हो जाएगा? 125 या 150। और रिसर्च ऐसी चीज है सर कि उसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। झूठी, मतलब दो लोग कोई बैठा है, आप उस पर दिखा सकते हो कि भैया हमने 2 करोड़ रिसर्च किया। ये रिसर्च स्कॉलर्स को बुला के लाए हैं हम लोग, सैलरी लाए हैं और हमारे यहाँ दिन, जिससे वो अपने, इसलिए जो बिजनेस इनकम होता है और सैलरी इनकम में यही अंतर है, आपको बता। सैलरी इनकम में ना आप जो खर्च करते हो, जैसे सैलरी इनकम में आप यहाँ से ऑफिस गए या घर किराए पे ले रखे हो, कोई खर्चा अलाउड नहीं होता। जितना आप कमाए उसका आपको, कल आपको बताया था। और अगर आपकी सैलरी ठीक ठाक है तो 70% के स्लैब में गिर जाओ। लेकिन बिजनेस इनकम वाले को एक ऑप्शन है, बिजनेस इनकम वाला क्या होता है सर, में क्या होता है? बिजनेस इनकम में आपका जो इनकम है उसमें से वो बहुत सारे खर्चे खर्चे अलाउड है सर। उन खर्चों को दिखा के कुछ रियल खर्चे दिखा के अपने इनकम को क्या कर लेते हो? कम कर लेते हो और अपने टैक्स को बचा लेते। सैलरीड वाला बंदा बचाने का उसके पास कोई चांसेस है, उसके पास एक ही तो कुछ चांसेस है, बस वही डिडक्शन उडक्शन का। खर्चे अलाउड नहीं है। डिडक्शन ले सकता है, खर्चे अलाउड नहीं। तो यहाँ पे हमने कल चर्चा भी किया था, कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन की हम लोग यहाँ पे चर्चा किए थे, जैसे 80C हो गया, 80C हो गया, है ना, 80D हो गया, 80G हो गया। गुप्ता सर द फ्रील आंसर खत्म हो गया है मेरा, है ना? एक आध दिन लेट हो गया आंसर के चक्कर में।
अच्छा आप लोगों को बताया था कि नहीं मुझे लेट अच्छा नहीं बताया था क्या? कल ही शायद कल मुझे बहुत लेट हो गया था। कल ही शायद 15-20 मिनट कल गलती से कल और शायद फ्रंट में पॉपुलर एपिसोड्स डांसर या वगैरह का कैसे धर्म परिवर्तन या व्हाटएवर मतलब कैसे गर्ल्स वगैरह याद वगैरह तो अब ऐसा चीज़ हर एपिसोड के बाद एपिसोड ऐसी जगह खत्म करते हैं ना कि आप बिना नेक्स्ट एपिसोड देखे मैं घड़ी देखा 10:30 बज रहा है मतलब 11 बजे तक तो परमिसिबल है ही है आधे घंटे देखेंगे और 2:30 बजे तक ना 3-4 बार मोबाइल सट सट गिर रहा है देख रहा हूँ तो हल्का लगा गिर जा रहा है लेकिन वो 2:30 बजे वो भी कब जब मोबाइल पूरी तरीके से बैटरी क्या हो गया डेड बहुत बड़ा नशा है वेब सीरीज से बहुत बड़ा नशा है और वो खलबली कब तक मची रही टोटल 7 एपिसोड से 4 एपिसोड तो उस टाइम फिर यहाँ पढ़ने आने के बाद जो है घर गया एक आध एपिसोड खाना खाते आते इधर बता दिया फिर रात को 2 एपिसोड निपटा कल जल्दी खत्म हो गया अच्छा था उसका सीजन 2 या सीजन भाई मैं बोला कि अब खत्म हो गया फ्रीलांसर बहुत अच्छी मूवी मतलब वहाँ उसके कलाकार एक्टर जो है सर अच्छे अच्छे एक्टर फेल है ये हाँ फैमिली मैन अच्छे अच्छे एक्टर शाहरुख सलमान सब फेल है सर ये सब जो वेब सीरीज के एक्टर्स जो इतना मतलब रियलिस्टिक्स रहता है वो और एकदम ऐसी जगह खत्म करेंगे कि आप एकदम और जैसे ही खत्म होंगे ना क्या स्किप इंट्रो आता है सर वो इंट्रो और आपको अट्रैक्ट करता है कि आप नेक्स्ट एपिसोड देखे बिना नहीं रह 80G आपको बताया था सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डोनेशंस वगैरह में लेते हैं अगर आप डोनेट कर रहे हो हाउस रेंटल अलाउंसेस हो गया HRA वगैरह हो गया डिडक्शन फॉर हायर एजुकेशन लोन अगर आप हायर एजुकेशन लोन ले रहे हो तो 80 के तहत आपको डिडक्शन मिल जाएगा होम लोन आपको बताया था होम लोन लेते हैं तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट जितना आप पे करते हो इसलिए आपके पास जैसे ही मार्च आता है देखना बिल्डर्स वगैरह आना चालू कर है ना या आप जो वो लोग प्रॉपर्टी वगैरह जब सेल करते हो तो देखना आपको बोलेंगे सर आप ले लो ये आपका टैक्स से अब हम लोग हाउ टू गेट इनकम टैक्स रिटर्न कॉपी ऑन कहाँ से शायद स्टार्ट करना है ना मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपका कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देता है अगर आप खुद नहीं करते हो कोई और कर देता है तो आपको उसमें एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है क्या एक्नॉलेजमेंट में जो अभी दिखाऊंगा आप लोग को तो एक्नॉलेजमेंट उनसे मांगने की जरूरत नहीं है आप खुद एक्नॉलेजमेंट क्या डाल सकते हैं सर साइट्स पे चलिए चलते हैं इनकम टैक्स के साइट पे कौन सा साइट है गूगल पे चलते हैं केवल इनकम टैक्स लॉगिन लिखो वो साइट्स आता ई पोर्टल डॉट इनकम टैक्स डॉट क्या है ई पोर्टल डॉट इनकम टैक्स वैसे इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइलिंग का ये रहता है इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग डॉट जी डॉट मैं क्या करूँगा और अगर आपने अभी तक कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न अच्छा इनकम टैक्स फाइल करना बहुत लोग का मिसकंफ्यूजन होता है कि हमारा सर जो लिमिट है उससे ज़्यादा इनकम रहेगा तब हमें रिटर्न भरना है आप 100 रुपये भी कमा रहे हैं 100 रुपये 500 1000 10,000 20,000 कुछ भी कमा रहे हैं आप क्या कर सकते इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना भी चाहिए अभी रीजन आप चाहे पैसे कमा रहे हो चाहे नहीं तो भी आपको क्या फाइल करना बहुत लोग लगता नहीं जब कमाएंगे तब रिटर्न तो टैक्स की प्लानिंग है
पे ये इनकम टैक्स पोर्टल पे है, डाला हमने पैन नंबर। यूजर आईडी क्या होता है इनकम टैक्स रिटर्न? पैन नंबर होता है। क्या होता है? पैन नंबर। यहाँ पे प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस, और यहाँ में क्या डालना है सर? पासवर्ड। कंटिन्यू। राइट, ये हमारा क्या हो गया सर? ठीक है। अब अगर आपको ई रिटर्न, जैसे मैंने जितने भी रिटर्न फाइल किए हैं, अगर उससे हमें एक्नॉलेजमेंट चाहिए सर, तो हम कहाँ पे जाएंगे? तो ये मेरा नाम वगैरह आ गया, राइट। यहाँ से कुछ भी आप प्रोफाइल वगैरह, बैंक अकाउंट अगर भी अपडेट करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? कब रिटर्न फाइल किया लास्ट, है ना, प्रोसेस कब हुआ, सारी चीज़ दिख। हमें अगर ऑनलाइन कॉपी चाहिए जो हमने रिटर्न फाइल किया, किस पे? ई फाइल। किस? ई फाइल। इनकम टैक्स एंड क्या लिखा है? फाइल व्यू फाइल्ड रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न भरना है तो इस पे जाएंगे, लेकिन हमने जो रिटर्न फाइल कर दिया है उसके लिए किस पे जाएंगे? व्यू। आपको क्या चाहिए? ऑनलाइन कॉपी चाहिए। तो हमने लास्ट कौन सा रिटर्न फाइल किया है सर? कौन सा किया? कौन से असेसमेंट ईयर? 23-24, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो भी बीता है, मार्च जो बीता है, लास्ट ये बीता है ना, अभी तो 23-24 का हम लोग फीड करेंगे, राइट। तो कौन सा भरा है हमने? 23-20, क्या बोल बता रहा है ये? कि हमने प्रोसेस कब किया? 30 अगस्त को। अंडर प्रोसेसिंग कब हो गया रिटर्न? 30 अगस्त। अंडर प्रोसेसिंग 30 अगस्त है। रिफंड कब इशू हुआ? हमें कुछ रिफंड चाहिए, है ना, टीडीएस कटा हुआ था तो रिफंड चाहिए था। तो रिफंड कब हमें इशू हुआ? 30 अगस्त। सक्सेसफुली वेरीफाइड 14 अगस्त। यहाँ से आईटीआर फाइल्ड हुआ कब? 30 जुलाई को। ई वेरिफिकेशन हमने कब किया? 14 अगस्त को। रिफंड इशू कब हुआ? 30 अगस्त। रिफंड इशू होने के बाद प्रोसेसिंग, रिटर्न प्रोसेसिंग होता है, ये सब रिटर्न प्रोसेसिंग हुआ, अंडर प्रोसेसिंग एंड प्रोसेस्ड हो गया विद रिफंड 30 अगस्त। अब हमें क्या चाहिए सर? दो चीजें सर यहाँ शो कर रहा है, एक डाउनलोड फॉर्म्स एंड डाउनलोड रिसीट। जैसे आप बैंक से लोन ले रहे हो, अगर वो बोलते हैं भाई हमको आप इनकम टैक्स रिटर्न की अपनी कॉपी दीजिए, आपको फॉर्म नहीं देना सर, फॉर्म तो 50 पेज का हो जाएगा। क्या देना है आपको? एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्नॉलेज। तो मैं इसको डाउनलोड कर, यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। दिस इज द एक्नॉलेजमेंट इनकम, इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न। तो यहीं पे क्या दिखा रहा है आपका? डायरेक्ट टोटल इनकम क्या दिखा दिया? टोटल। जैसे मैंने टोटल इनकम कितना दिखाया? 492,444। ऐसा लोग क्या करते हैं, 5 लाख से कम से टैक्स की लाइबिलिटीज, और कुछ टैक्सेस कटे हुए थे हमारे पास, टीडीएस कटे हुए थे कितने सर? 5015 रुपीज। अब चूंकि हमारे पास कोई टैक्स पेबल की लाइबिलिटी कितनी थी? जीरो। कटा टीडीएस कितना कटा है? 5015। तो ये माइनस में, ये टैक्स पेबल अगर रहेगा तो प्लस में आएगा, एंड रिफंडेबल रहेगा तो कितना हुआ सर? 50। ये क्या है हमारा, क्या बोलते हैं? रिटर्न फाइल। और अगर आपको देखना है कि भाई हमने क्या क्या भरा है, किस फॉर्म में क्या क्या गया है, तो क्या देख लेना है? डाउनलोड लंबा फाइल होता है। सर ये दिखने से ना बड़ा खतरनाक टाइप है, इतना लंबा फॉर्म, कितने पेज का दिख, तो उसमें सब भरना नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिक रहती हैं, बहुत सी चीज़ें इरेलीवेंट है। तो दिखने में लंबा है सर, वैसे ही लंबा है नहीं। ये आपका रजिस्ट्रेशन
यहाँ क्या बोल रहा है, वेदर यू आर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, वेदर यू आर अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, आंसर इज यस। अल्फा एडुपाथ एलएलपी फर्म है हमारा, ये अल्फा ग्लोबल चलता है, मैं क्या हूँ, पार्टनर हूँ। बैलेंस शीट आपको बहुत लंबा फॉर्म सर, बिजनेस इनकम। और आपको बता दूं इनकम टैक्स रिटर्न के लिए ना बहुत से सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो क्या है, कंप्यूटैक्स सॉफ्टवेयर। ऑलमोस्ट प्रोफेशनल किस पे बढ़ते हैं, कंप्यूटैक्स सॉफ्टवेयर। तो बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर्स, मतलब रेडी टू। टाइम होगा तो ये सब फॉर्म, क्या क्या चीजें क्या हुआ। सेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम, राइट, सैलरी का इनकम, सेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम और प्रोफेशन। कि मैं एलएलपी में पार्टनर हूँ तो मेरा इनकम किससे रिलेटेड है सर, एंड प्रोफेशन से है, ठीक है। तो क्या है सर, ये सब एक्सपेंसेस अलाउड डिसअलाउड वो सारी 44 AD। तो आम आदमी क्या सोचेगा, अरे बाप रे इतना लंबा, जैसे अगर आप किसी को दे देते हो, है ना, कोई नॉन टैक्स प्रोफेशनल अगर सोचे कि यार मैं खुद इनकम टैक्स रिटर्न भर लूँ, और उसको अगर आप भर के दे दोगे, क्या सोचेगा। डॉक्टर्स का रिपोर्ट आ जाता है सर 10 20 30 पेज का, लेकिन डॉक्टर को भी 30 पेज पढ़ते देख, पर बदलेगा एक दो चीज पर, उसको पता है क्या चीज रेलेवेंट है क्या चीज इररेलेवेंट। वही चीजें सर इस, क्या रेलेवेंट है क्या इररेलेवेंट है, वो आपको ध्यान देना है। और इसका कभी भी आपको प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है सर। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न ये सब देख रहे हो, ये सब क्या है, देख रहे हो क्या है, तो डिडक्शन है, क्या है ये, डिडक्शन टी 30 से 80 ठीक है, कम फ्रॉम अदर सोर्सेस। टोटल 5 हेड्स है, क्या है टोटल 5 हेड्स है, ठीक है। फोर्थ नंबर कैपिटल गेन, ठीक है। ये क्या है आपका, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कम कितना है, 4,50,000, पूरा फॉर्म्स है जो भरा हुआ है, राइट। लेकिन आपको इतना भरने की जरूरत नहीं है, तो जितना लंबा दिख रहा है ना वो ऑलमोस्ट चीजें पहले से प्रिफर्ड रहती है। तो आपको ऐसा नहीं कि 73 पेजेस का आपको रिटर्न फाइल करना। तो इस तरीके से किसी का अगर आपके पास यूजर आईडी है एंड पासवर्ड है, और अगर आप पासवर्ड बहुत बार बहुत लोग भूल जाते हैं, बोलते भैया हमको पता नहीं कि मेरा पासवर्ड, तो आप क्या कर सकते हो उसमें, तो लॉगिन वाला ऑप्शन था, वहां से आप क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, लॉग आउट, मतलब फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, तो इसमें जो आधार लिंक्ड है आपका,
पैन क्या है आज के डेट पे? आधार लिंक। आधार और पैन को क्या कर दिया गया है? लिंक किया गया है अभी, और इसी साइट्स पे किया गया है। इसमें एक डेट था, कट ऑफ डेट मुझे याद नहीं है, था ना रिसेंटली, कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न्स क्या में क्या करना था आपको? आधार कार्ड को पैन से लिंक करना था, अदरवाइज हाँ फाइन लगेगा। हाँ लगेगा, 1000 रुपया लगा हुआ था, तो वो करना था, राइट। तो आपके आधार कार्ड, अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हो, जैसे यहाँ जब हम लोग लॉग इन करते हैं, लॉग आउट हो गए, लॉग इन करते हैं, तो क्या पूछता है आपसे? यूजर आईडी। तो यूजर आईडी में क्या डालना है आपको? पैन डालना है। यूजर आईडी में क्या डालना है? पैन। और पासवर्ड भूल जाते हो तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं, इसे इसको ध्यान रखिएगा, इसको क्लिक करके रखना है। पासवर्ड भूल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप किस पे क्लिक करो? फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड पासवर्ड पे अगर आप जाएंगे, कंटिन्यू, तो आपको ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद द आधार, ओटीपी, वो ओटीपी अगर आप डालेंगे तो आपका पासवर्ड क्या कर सकते हैं? पासवर्ड रीड। तो आप दे सकते हो, किसी का भी फॉर्म्स वगैरह अगर कोई मांगे तो दे सकते हैं आप, सर दे सकते हैं, दिक्कत नहीं है, आप जब चाहे जिस साल का। अच्छा, कि इसमें केवल 1 साल का नहीं था, आपने ध्यान, केवल 1 साल का नहीं था। कोई पिछले साल, जैसे बैंक वगैरह में रिटर्न भरने का क्या चाहता है, तो लास्ट 2 ईयर्स का चाहिए, तो असेसमेंट ईयर 22-23 पूरा आपका रहेगा सर। यहाँ टोटल हमने कितने रिटर्न अभी तक भर चुके हैं सर? 12। कितने दिख रहा है? 1/3 ऑफ 12 आइटम्स। तो आप नेक्स्ट 16-17 का हो गया, 13-14 का हो गया, 12-13 का हो गया, राइट। ये 18-19, 17-18, तो जिस भी साल का आपको चाहिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड रहता है, जब चाहे तब आप इसको पूरी हिस्ट्री। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद ना आपको ई वेरिफिकेशन, बहुत लोग ई वेरीफाइड नहीं करते, और अगर आपने ई वेरीफाइड नहीं किया है 30 डेज के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, आपका इनकम टैक्स रिटर्न इनवैलिड हो, ठीक है। तो ई वेरीफाइड बहुत लोग करना भूल जाते हैं, तो ई वेरीफाइड कहाँ करना है सर? ई वेरीफाई, ठीक है। आप सिंपल ई वेरीफाई रिटर्न करोगे, तो अगर कोई भी रिटर्न ई वेरीफाइड के लिए रहेगा, तो यहाँ देखो मेरा क्या लिखा है, शोइंग जीरो रिटर्न, मतलब ऐसा कोई रिटर्न नहीं है जिसमें ई वेरीफाइड नहीं हुआ है, मतलब सारी रिटर्न हमारे क्या है, ई वेरीफाइड है। और अगर आपका नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। आप सिंपली ई वेरीफाई करेंगे तो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालेंगे आप, क्लियर है। तो आपको रिटर्न फाइल भी करना है और उसका तुरंत क्या करना है, वेरीफाई। अब सर ई फाइल आईटीआर ई फाइलिंग की बात करेंगे, लॉगिन एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। बिफोर वी गेट स्टार्टेड वी शुड हैव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एट हैंड टू पेस ऑफ द प्रोसेस। आपके पास अगर किसी का रिटर्न फाइल कर रहे हो, आपके पास क्या होना चाहिए? पैन कार्ड, राइट, आधार होना चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स होना चाहिए, फॉर्म 16, यहाँ पे 162 नहीं है, सही कर लीजिए, फॉर्म 16 का 2 है, 2 मतलब नोट नंबर 2, मैं ऐसे ऊपर लिखा था और डिजाइनर ने जो है 162 कर दिया, 162 नहीं। अगर मैं किसी भी नोट्स में अपने इस तरीके से लिखा हूँ ऊपर 1 या 2, इसका मतलब इससे रिलेटेड एक नोट्स हमने दे रखा है, तो यहाँ 2 लिखा है तो 2 का नोट 2। सर फॉर्म 16 की जरूरत होती है। सर व्हाट इज द फॉर्म 16? आप किसी अगर सैलरीड पर्सन का रिटर्न भर रहे हो तो उससे क्या मांग लेना चाहिए? फॉर्म 16। क्या लिखा है? इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी एम्प्लॉयर। फॉर्म 16 क्या है देखिए,
every employer who has deducted any tax at a source to issue the form 16 to, जैसे कोई भी एम्प्लॉयर अगर आपसे टीडीएस काटता है तो टीडीएस क्या करता है, रिटर्न फाइलिंग टीडीएस के पोर्टल पे, तो वहां पे फॉर्म 16 वो डाउनलोड करके आपको क्या करेगा, आपको दे देगा, जिसमें क्या डिटेल रहता है कि आपसे कितना कितना टीडीएस काटा गया है, उसका आपकी इनकम क्या है, कितने टीडीएस कटे हुए। तो अगर हमें किसी भी सैलरीड पर्सन का वो भरना है, रिटर्न भरना है, तो आप उससे क्या मांग लो, सर हमको आप फॉर्म 16, फॉर्म 16 कौन देगा उसको, फॉर्म 16 वो अपने एम्प्लॉयर से मांगेगा, किससे मांगेगा, एम्प्लॉयर। क्यों सर, क्योंकि एम्प्लॉयर ने टीडीएस रिटर्न फाइल किया है, उसका टीडीएस काट के क्या किया है, टीडीएस रिटर्न फाइल किया है। तो फॉर्म 16 एम्प्लॉयर कैन इशू द फॉर्म 16 इन प्रिंट और इन सॉफ्ट कॉपी डाउनलोडेड फ्रॉम द देयर अकाउंट ऑन द ट्रेसेस, एक साइट है, साइट्स है, वहां से वो फॉर्म 16 क्या करेगा, उसको देख के आप क्या कर सकते हैं, उसकी टोटल सैलरी कितनी, सारा डिटेल्स आप वहां फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सर्व एज अ प्रूफ दैट गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड द टैक्स डिडक्टेड बाय योर, कई बार होता है सर कि टीडीएस काट लिया जाता है लेकिन एम्प्लॉयर जमा नहीं करता, टीडीएस कट रहा है। आप जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल ओपन किए तो वहां पे टैक्स पेड बोल के कुछ दिख ही नहीं रहा है कि आपसे टीडीएस कटा हुआ है, तो आप एम्प्लॉयर से सिंपली क्या मांग लीजिए, हमें सर क्या दे दीजिए, फॉर्म 16। तो अगर वो टीडीएस भरा ही नहीं तो फॉर्म 16 दे पाएगा क्या सर वो, या अगर फॉर्म 16 दिख भी रहा है तो सर उसमें टीडीएस पेड, सारी बात समझे, मतलब तो एक तरीके का प्रूफ है, वही बोल रहा है। सर्व्स एज, ये फॉर्म 16 क्या सर्व करता है, जो प्रूफ दैट गवर्नमेंट हैज रिटर्न द टैक्स डिडक्टेड बाय योर, आपके एम्प्लॉयर ने आपसे टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा किया होगा, तभी फॉर्म 16। assist in the process of filing your income tax return with the income tax department. Many banks and financial institutions demands form 16 for verification of the person credential when for a loan। तो आप सैलरीड पर्सन हो, बैंक से लोन लेने के लिए जब जाओगे तो आपके कहने से नहीं, मेरा ये 1 करोड़ का पैकेज है, क्या बैंक मांगे, फॉर्म 16। अगर वो 1 करोड़ कमाता है तो उस पर टीडीएस भी कटा होगा सर, वो फॉर्म 16 में शो होगा, इनकी सैलरी इनकम इतनी गई हुई है, तो इतना टीडीएस कटा है। तो बैंक्स वगैरह क्या डिमांड करते हैं, फॉर्म, बैंक हो गया सर, कोई टैक्स प्रोफेशनल आपका रिटर्न फाइल करेगा तो क्या मांगेगा आपसे, फॉर्म 16। अब सर हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइल द आईटीआर, स्टेप्स टू ई फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हो वो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो मैं एक वीडियोस प्ले कर रहा हूँ, उस वीडियोस में मैंने एक क्लाइंट का रिटर्न फाइल किया है, उस पर हम लोग क्या तो देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे फाइल
यहाँ पासवर्ड भी पुट कर दिया है, पासवर्ड आपको डालने हैं एंड यहाँ पे प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज पर टिक। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को ना? यहाँ अगर असेसमेंट ये 22-23 दिख रहा है, इसका मतलब कौन से ईयर का भर रहे हैं अपन? 21-22 का। ठीक है, 21-22 का रिटर्न। दो ऑप्शन देखो, यहाँ लिखा है रेज्यूम फाइलिंग एंड यहाँ क्या लिखा है? न्यू फाइलिंग। जैसे अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न कहाँ से करेंगे सर? ई फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम। यहाँ सेलेक्ट असेसमेंट ईयर हो रहा है, जैसे अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है? अब 22-23 का 23-24 ऑनलाइन। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? स्टार्ट न्यू फाइलिंग टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न। और अगर आप पहले से फिल कर रखे हैं तो दो ऑप्शन दिखे। कौन सा दो ऑप्शन दिखेगा? रिज्यूम फाइल, जैसे मान लो आपने कुछ पार्ट फीड किया, कोई काम आ गया, छोड़ दिए, फिर कल आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो वहाँ दो ऑप्शन दिखेगा, रिज्यूम फाइलिंग अ फ्रेश न्यू फाइल। तो रिज्यूम फाइलिंग करोगे तो कल जहां तक आपने छोड़ा था वहां से आगे से आपको फिट करना। न्यू फाइलिंग करोगे तो स्टार्टिंग से आपको क्या करना होगा? फिट करना। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा था इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड अदर्स। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, एचयूएफ है तो एचयूएफ मतलब जैसे मोहन एंड ब्रदर्स, महिंद्रा एंड सन्स, ये सब क्या है? एचयूएफ। मोहता ब्रदर्स, ये सब क्या है सर? एचयूएफ है। तो एचयूएफ है तो एचयूएफ, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, एंड उसके अलावा कोई है तो अदर्स। कंपनी कंपनी आएगा, पार्टनरशिप फॉर्म आएगा। टोटल 7 पर्सन होता है, कल हमने बताया था टोटल कितने पर्सन होते हैं? 7 पर्सन। तो इंडिविजुअल एचयूएफ छोड़ के जितने भी है वो किसमें? लोकल अथॉरिटीज हो जाएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो जाएगा, वो सब किसमें आ जाएंगे? अदर्स में। अभी हम लोग चर्चा करेंगे अपने कौन कौन सा आईटीआर किसके लिए अप्लीकेबल, राइट? आईटीआर के फॉर्म्स होते हैं, क्या होते हैं? आईटीआर के फॉर्म्स होते हैं, तो कौन सा आईटीआर किस पे अप्लीकेबल है उस पे हम लोग एंड प्रिजेंटिव टैक्सेस भी कंफर्म हो गया, टैक्स पेड भी कंफर्म हो गया, टैक्स लाइबिलिटीज इनकी जीरो दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग कंफर्म कर देते हैं क्योंकि इनकी टैक्स लाइबिलिटीज जीरो है।
आ रहा है क्योंकि सेक्शन 87 तो इसमें हम लोग आगे सीखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म एंड फाइलिंग करना है इनकम टैक्स रिटर्न। तो राइट, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप फाइलिंग, हालांकि मैंने बहुत से पार्ट्स भर चुके हैं इसके, बट आपको मैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग करके सारी चीजें, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है स्टार्ट न्यू फाइलिंग करके मैं आपको स्टार्टिंग से फिर से रिफ्रेश आपको हमने क्लिक किया। एंड अब यहाँ पूछना है कि वो जो एसएससी वो इंडिविजुअल है कि एचयूएफ है अदर्स है, तो हमने इंडिविजुअल पे टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू राइट आप क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट द आईटीआर फॉर्म, यहाँ बोल रहा है। तो जो मेरा क्लाइंट, आपको यहाँ क्या करना है, कौन सा आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। आईटीआर 1 अप्लीकेबल है, 2, 5, 6, 7, ठीक है। अभी हम लोग की इस फॉर्म से क्या मतलब होता है आगे सीखेंगे, तो आपको वो सेलेक्ट करना है। मेरे केस में मैं एडवोकेट का एक रिटर्न, ठीक है, तो आईटीआर 4 क्लाइंट है वो एक एडवोकेट है, उसका बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड प्रिजेंटिव टैक्सेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे 40 लगता है। उसके लिए जो आईटीआर फॉर्म होता है, आईटीआर एक होता है ना प्रिजेंटिव इनकम स्कीम। गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं, प्रिजम्पशन बेसिस, प्रिजम्पशन मतलब एस्टिमेटेड बेसिस, आपके इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा और उस पर आपको क्या करना होगा, टैक्स देना। किसके लिए, वो जिनके पास कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड, ठीक है। तो उस केसेस में जैसे 44 AD एक सेक्शन वो बोलता है 6% आप कोई बिजनेस रन कर और आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन, तो आपका 6%, अगर आपने बैंक अकाउंट के थ्रू रिसीट लिया है तो जितना भी रिसीट लिया है, टर्नओवर जितना आया है उस पर 6%, कैश लिया तो उस पर 8% के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, आपको इनकम टैक्स रिटर्न। और सर्विस कर रहे हैं तो 50% आपको क्या मान लिया, इनकम। नहीं समझ रहे हो, टर्नओवर जैसे आप 1 करोड़ का टर्नओवर करो, दिस इज नॉट अ बिग अमाउंट, ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है 1 करोड़ रुपए, क्योंकि वो क्या है, पर है। तो हो सकता है आपने 80 लाख का सामान खरीदा हो, 1 करोड़ का बेच दिया, कितना कमाया आपने। लेकिन आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और साल भर में 1 करोड़ की सर्विस प्रोवाइड कर दिया, तो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, साल भर में 1 करोड़ का दे दिया सर, दिस इज अ वेरी बिग अमाउंट। में कितनी कॉस्टिंग आएगी, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, आ रही बात समझ में? कितना आएगा कॉस्टिंग साल, 20 लाख, 30 लाख, 40, 60 लाख आप कमा लिए ना भाई। इसलिए क्या बोला गवर्नमेंट ने, क्या बोला, सर्विस के केस में कितना इनकम मानता है आपके रिसिप्ट का, 50%। और ट्रेडिंग में क्या होगा सर आपका 5%, 8%, 10 ही होगा ना आपका मार्जिन। ऐसा थोड़ी थोड़ी नहीं कि आप किसी को 10,000 सामान बेच रहे हो तो वो 1,000 का लेके आए होंगे। तो उसमें क्या बोला सर, 6% एंड 8%, 44 AD, और सर्विसेज केस में 44 ADA आता है सर, तो 50% से ज्यादा। अगर उससे कम आपको दिखाना है, आपको लगता है नहीं सर उससे कम हमने इनकम कमाया है, तब आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा। अदरवाइज तो मैं यहाँ पे आईटीआर 4 सेलेक्ट करूंगा एंड प्रोसीड विद द आईटीआर 4, राइट। एंड यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं, योर रिटर्न। अब तो ना रिटर्न फाइल करना, पहले रिटर्न का हमें एक एक चीज भरना पड़ता था। अब गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब ये पोर्टल ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्या रहेंगी, फिल्ड रहेंगी, आपको बस कंफर्म करना है। वो कंफर्म आप देखना, जो हम लोग 73 पेजेस का रिटर्न फॉर्म देखे, आप देखना कितने कम टाइम में हम लोग रिटर्न भर लेंगे। इसमें 3 ऑप्शन दिया, पहले क्या लिखा है, वैलिडेट योर रिटर्न्स ब्रेकअप, जो ऑलरेडी क्या है सर, ये बैंक, ये गवर्नमेंट क्यों आधार कार्ड में लिंक करा रही है, सारी चीजें आपका बैंक अकाउंट सब चीज क्यों आधार से लिंक्ड हो, क्योंकि वो सारी चीजें आपका इनकम क्या कर सके, एक्सपोज कर सके आपका। एक्सपोज से याद आया, अभी यूट्यूब पे कुछ वीडियो चल रहा है, उस पे 2 मोटिवेशनल स्पीकर के बीच फील्ड के हो, हाँ किसके किसके बीच नहीं, संदीप माहेश्वरी एंड वर्सेस विवेक बिंद्रा, दोनों अपने फील्ड के क्या हैं सर, माहिर के।
में किसी बच्चे ने जाके बोल दिया संदीप के प्रोग्राम में, सर हमसे विवेक बिंद्रा जी मतलब क्या कर लिए, 50,000 आता है IB, मेरे पास भी आया था, आप भी आ गए के थ्रू अपने बच्चों को बिजनेस कंसल्टेंसी कमीशन बताता है कि सर विवेक बिंद्रा ले लिए हम तो वीडियोस देते हैं उसमें कोई भी जो है वैल्यू नहीं है, तो हम लोग शिकायत किए कि भाई इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 लोग को सेल कर दो। एक मूवी था ना, गर्व मूवी थी, मैसेज को 3 लोग को आप दीजिए और लोग को मदद करेगा, फिर वो जय हो था। अच्छा, 3 लोग आप आगे 3 लोग की मदद करिए। तो वही चीज़ सर वो वही इसको बोलता है MLM एक तरीके, उसमें जो है कमेंट कर कौन कमेंट संदीप महेश, आप समझ फॉलोवर कितने 28 मिलियंस हैं। अगर वो किसी के बारे में गलत बोल दिए मतलब कितने लोग को क्या कर दिया उन्होंने, कितने लोग के सामने गलत बोल दिया सर, उनका बिजनेस हिल जाएगा डॉक्टर विवेक, कितने लोग कनेक्टेड है उनसे विवेक बिंद्रा के। हाँ मतलब ऑलमोस्ट बोल दिए सर, एक्सपोज कर। अब आप अपने थंबनेल में बड़ा बिजनेस .com का टाई वाला दिखाता है ना, ब्लैक सूट पहन के टाई बड़ा बिजनेस, ये देखिए चैनल में वो क्या दिखाता है, तो आप थंबनेल में क्या लगाए हो भाई ब्लैक नहीं लगाऊंगा अब टाई ब्लैक सूट वगैरह सब पहन के रेड कलर की टाई दिखती आप देखो बड़े बिजनेस, वो सब पूरा थंबनेल लगा के बता रहे हो और उसमें ऑलमोस्ट बता दिया गया। कल मैं वही वो था उन लोग का बड़ा घमासान। और विवेक बिंदा जी का कहना है कि भाई अगर मैं कुछ गलत हूँ, आप एक दो लोग की बातें सुन के आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि ये स्कैम चल रहा है, तो आप मेरे साइड को भी सुनना चाहिए, मुझे बुलाना चाहिए था, मैं उसका वो करता। दोनों अपनी जगह पे सही है कि मैं अगर कोई गलती करता है, जैसे मुझे कोई बोलता है कि सर आप फीस ले लेते हो कुछ सिखाते नहीं, आप किसी को बोले और उसी पे उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे नहीं होता ना, मैं आपको दोनों पक्ष का सुनना चाहिए ना, इसी पे बड़ा आसान युद्ध। कल पहली बार मतलब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जो आप लोग जानते बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल, पहली बार मैं उनके चेहरे पे इतना स्ट्रेस, ये लोग क्या है मतलब जो कैलकुलेशन हो रहा था वहाँ की, वो 500 करोड़ रुपए नियर अबाउट जो है IBC आ चुका अमाउंट उसमें बताया जा रहा था, लोग को बेचा है उन्होंने टाइम से। तो विवेक बिंदा जी बोलते हैं कि हमने 200 से 250 करोड़ रुपए इस वीडियो को बनाने में कम को जाने, बड़ा रिस्क, तो कमाते भी उसी तरीके से। और एक बैड न्यूज़, जैसे आपका MBA चाय वाला प्रॉब्लम में है, आपको पता ही नहीं, हम लोग कहाँ ये सब देखेंगे, बस अब देखो भाई, समझो क्या चल रहा है मार्केट में, इतना नाम हो रहा था, कुछ लोग एक्सपोज कर दिए कि भाई ये फ्रेंचाइजी जो है झूठा मूठा अपना दिखा के दे रहे, क्या हो जाएगा सर, रातों रात खत्म हो जाएगी कंपनी, पूरा जिंदगी भर का कमाई क्या हो जाएगा तो में। फिर जो बड़ा आदमी कमाता भी है तो उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप्स के लिए बहुत बड़ा अमाउंट क्या किया रहता है, इन्वेस्ट किया। जैसे अभी विवेक बिंदा जी 10 डेज MBA प्रोग्राम चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोगों को सीखना चाहिए उस 10 डेज MBA प्रोग्राम कर रहे हैं। और संदीप महसूर जी क्या कर रहे हैं, अभी बिजनेस कोच फ्री ऑफ कॉस्ट चला। विवेक बिंदा जी का कहना है कि भाई ये 10 दिन का जो MBA प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें कोई व्यूज नहीं आ रहा था, हर वीडियोस में केवल 2 लाख 2.5 लाख ऐसा व्यूज आ रहा था, वो उन्होंने क्या कर दिया, ऐसा वीडियो मसालेदार ले आए, मिलियन 5 मिलियन से ज़्यादा उस पर क्या के प्रूव्ड नहीं हो रहे थे, तो हमारे देखिए आप लोग भाई, अभी आप लोग का माइंड सेटअप जो है ना आप लोग का रील्स की तरफ मूव हो गया, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, कितने लोग यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम बिताते हो और रील्स में कितना टाइम बिताते हो, ज़्यादा टाइम आप लोग का रील्स में बितता है या यूट्यूब, क्यों रील्स में नहीं, लेकिन जो हाँ अच्छा यूट्यूब में ही शॉर्ट्स देखते हो, हाँ वही कहने का मतलब है, वीडियोस कितने लोग देखते हो, कितने लोग यूट्यूब इंस्टाग्राम से मतलब नहीं, कितने लोग यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो और कितने लोग वीडियोस देखते हो, शॉर्ट्स की वीडियोस,
शॉर्ट्स टाइम पास है। जो अभी डेटा निकल के आता है रिसर्च की, ज्यादा टाइम तक लोग किस में देख रहे हैं? शॉर्ट्स देख रहे हैं सर। कोई मतलब नहीं। अगर आपको देखना भी है तो आप वीडियोस देखिए, तो पूरे हिस्ट्री को समझिए। जैसे मैं देखा, मुझे नहीं समझ मतलब देखा स्कैम वगैरह चल रहा था, तो मैंने एक टीचर्स है ISPC की तैयारी करा, मस्त थी। उनका मैं वीडियो जाके देखा, उन्होंने पूरा क्या किया, पूरी हिस्ट्री के साथ सारी चीजें, ये जो चल रहा है घमासान युद्ध इन दोनों के बीच क्या हुआ है। इसी तरीके से जो हमास की जो युद्ध हुआ था स्प्रिंग और इराक का, कभी आप ट्रेनर का वीडियो देखोगे ना तो पता क्या बताएगा, पूरा हिस्ट्री। मैंने किसका देखा था, मैंने जो IAS की प्रिपरेशन कराते हैं विकास, उनका पूरा वीडियो 1.5 घंटे के देखा, तब समझ में आया कि गाजा पट्टी क्या है, हमास क्या है, किस पूरा हिस्ट्री क्या चलते तो हो रहा है इन लोग। हाँ, खान सर भी अच्छा समझाते हैं। खान सर की क्लास में देख रहा था 10,000 बच्चे तो ऑफलाइन में पढ़ते हो, 10,000, 30 लाख लोग क्या रहते हैं सर, ऑनलाइन लाइव क्लास। सेकंड, कंफर्म योर रिटर्न, थर्ड वन इज वेरीफाई। तो यहाँ कुछ भरना नहीं है सर, यहाँ वैलिडेट करना है, दूसरा क्या करना है, कंफर्म करना है आपको, है ना। वैलिडेट योर रिटर्न्स, ब्रेकअप प्रीफिल्ड जो ऑटोमेटिकली क्या रहेगा कि आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इतना है, सैलरी इनकम इतना है। अब सैलरी इनकम इनको कैसे पता चल जाएगा, जो एम्प्लॉयर TDS काटा रहेगा, रिटर्न फाइल करेगा, ऑटोमेटिकली उसके बेसिस पे आपका पैन नंबर डालेगा ना भाई, उसके बेसिस पे फिल्ड। बैंक अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा वो ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड अकाउंट कनेक्टेड है बेसिस पे। तो प्रीफिल्ड जो अगर यहाँ पे इन्होंने फिल्ड कर दिया है वो तो सर उतना आपको इनकम मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बेस पे उनके पास क्या है, आधार है, उसके पास प्रूफ है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो ऑफ कर सकते हो ऐसे इनकम जो अभी गवर्नमेंट की निगाह में, लेकिन उससे कम नहीं दिखा सकते, ज्यादा दिखा सकते हो, कम नहीं दिखा सकते। फिर ये सब चीजें वैलिडेट करने के बाद क्या करना होगा, फाइनली आपको कंफर्म करना होगा एंड देन वेरीफाई करना। तो यहाँ पे हम लोग हाँ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पूछा प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर, कि आप रिटर्न क्यों भरना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है टैक्सेबल मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है, जो 2,50,000 बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे ज्यादा है, तो इस पे टिक करना है, राइट। फिर उसके बाद यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, एनी वन और मोर। तो आपको जो भी रीजन है जिसकी वजह से आप ITR भर रहे हैं, ये मेरे क्लाइंट के केस में टैक्सेबल इनकम 2,50,000 से ज्यादा है, तो समझ रहे ना, यहाँ पे रीजन दिया हुआ है। थोड़ा सा रीजन अगर पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। एक तो आपका एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए से, उस टाइम 2.5 लाख रुपए था सर, 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना है। दूसरा क्या बता रहा है कि अगर आपका 2.5 लाख से कम है लेकिन ये केस है, तो आपको रिटर्न फाइल करना। क्या बोल रहा है, डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एक्सीडिंग 1 करोड़ इन 1 और मोर करेंट अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड। आप बोलते हो मेरा 2.5 लाख रुपए से इनकम कम है, लेकिन अपने करेंट अकाउंट में कितना पैसा जमा कर दे रहे हो, 1 करोड़। मतलब थोड़ा लग रहा है 2.5 लाख से कम आप इनकम दिखा रहे हो, लेकिन आपके करेंट अकाउंट में कितना पैसा जमा हो जा रहा है, इन ऑन 1 और मोर करेंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एग्रीगेट टोटल बैंक अकाउंट मिला के आपका 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट। तो इसका मतलब आप इनकम को क्या कर रहे हो। फिर बोलता है अच्छा अगर ये बात नहीं है तो incurred expenditure of an amount aggregate of amount exceeding 2 lakh for travel to a foreign country for yourself or for any other person। अपने लिए चाहे किसी और को आपने फॉरेन ट्रिप करा दिया, कितना, आप कहते हो मेरा इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, संभव है 2 लाख रुपए जाओगे इस फाइनेंशियल ईयर में जाके फॉरेन घूम के, आपका 40 लाख रुपए भी इनकम होगा साल का ना, तो एक बार फॉरेन ट्रिप करने में पहले क्या करोगे, सोचोगे 10 बार। करोड़ों में होगा तो एक बार जा सकते हो, लाखों वाले एक बार फॉरेन ट्रिप करने में 50 बार या बहुत ज्यादा मतलब क्या होता है इच्छा होगी तभी वो जाएंगे। जाने वाले तो 2 लाख भी जा सकते हैं सर, लोन ले लिए कहीं से चल दिए, लोन ली लोन लो घी पियो वाली स्थिति है। लेकिन नॉर्मली सर आम आदमी
तो बोले कि 2 लाख से हम 2 ढाई लाख से कम कमाते हैं और जाके फॉरेन ट्रिप का फोटो डाल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से कमा रहा है। बोलता अगर ये रीजन है तो इस पे टिक करिए। incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding 1 lakh on consumption of electricity during the previous year। क्या बोलते हैं ये कि प्रीवियस ईयर में आप बोलते हो मेरे यहाँ 2.5 लाख से मेरा कम इनकम है, लेकिन बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा भर रहे हैं, मतलब 4-5 एसी चल रहा है आपके घर में, कंटिन्यूअस सेंट्रलाइज्ड एसी, तब साल का 1 लाख आएगा ना सर। तो वो तो ये सब केसेस क्या है कि आप कह तो रहे हो मेरा 2.5 लाख से कम है, फिर भी गवर्नमेंट बोलता है अगर इन सब पे खर्चा किए हो तो आपको रिटर्न भरना, हमारी बात और यू रिक्वायर टू फाइल रिटर्न एज पर द अदर कंडीशन प्रिस्क्राइब अंडर क्लास दिस। तो हमने किस पे क्लिक किया है कि उनका एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम है। कंटिन्यू गवर्नमेंट क्या कर रहा है डिपार्टमेंट कि हमने आपका रिटर्न भर दिया है, उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन था उसके आधार पे हमने रिटर्न फाइल्ड कर दिया, आप उसको कंफर्म करिए या आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी करिए। करेक्ट प्रोसीड उन्होंने प्री फिल्ड उनके पास जो भी डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन था उसके बेसिस पे आपके सारे इंफॉर्मेशन फिल कर दिया है, बस आपको क्या करना है कंफर्म करना है, तो मैं ओके करूंगा। तो जैसे इसी ऑप्शन पे हम लोग चलते जाएंगे, जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो आप बस ओपन करना है इसको एंड आपको चेक कर लेने हैं कि सारी इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट के थ्रू है आपके डेटाबेस पे ओके है कि नहीं, आप इसको चेक करेंगे। जैसे मैंने चेक किया और ये सारी इंफॉर्मेशन फाइन है, में ओके है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ नीचे यहाँ पे क्वेश्चन एसएससी यस और नो एंड साथ ही साथ कि ये जो बैंक डिटेल्स है, अगर आपको ना आपके कई बैंक अकाउंट्स हैं तो से एक बैंक अकाउंट को क्या करना होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा फॉर रिफंड। गवर्नमेंट पूछता है अगर रिफंड आएगा तो आपके कौन से बैंक अकाउंट में लेना चाहेंगे, तो जिस भी बैंक अकाउंट में आप रिफंड लेना चाहते हो उस पर क्या करेंगे टिक कर। अगर कोई रिफंड वगैरह है तो ये बैंक डिटेल आपको यही रखने हैं। आप अगर सेलेक्टेड रिफंड हम रिफंड को रख बैंक अकाउंट डिटेल्स को हमने तो ये आप देख पा जैसे ही हमने ये कंफर्म किया ऑप्शन हो गया कंफर्म, ये क्या हो गया ये पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म। अब हम लोग दूसरा क्या कंफर्म करने जा रहे हैं, ग्रॉस टोटल। यहाँ जैसे ही इसको हमने कंफर्म किया यहाँ पे आपको कंफर्म का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर आता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम पे आप क्लिक करिए। जैसे अब ये एडवोकेट थे, अब ये प्रैक्टिस करते हैं, उनको सारा पैसा क्या मिल जा रहा है सर, कैश में मिल जा रहा है, ठीक है, उनके बैंक अकाउंट पता चल जाता है। लेकिन तो यहाँ पे कितना दिख रहा है, मतलब गवर्नमेंट पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे इनके डेटा के बेसिस पे इसकी चेंज करें। बट हमारे पास जो डेटा है हमारे क्लाइंट का उसके क्योंकि इनका ये एडवोकेट है, एक इनकम जो है वो लीगल प्रोफेशन है, जो कि बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी इनकम कुछ भी नहीं है, तो अब देखो ये पूरा पांचों हेड्स 1 बाय 1 आएगा एंड यहाँ पे क्या आएगा सारा, जैसे पहले ऊपर क्या आ रहा है ये सैलरी से रिलेटेड आ रहा है, तो देखना मैं यहाँ पे इनकम कुछ नहीं, मैं यहाँ पे कंटिन्यू, फिर क्या आ गया इनकम फ्रॉम, आता है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद क्या है इनकम फ्रॉम, मतलब ये पांचों हेड्स बताएगा, जो भी हेड से आप पैसा कमाते हैं उसका डिटेल आपको यहाँ पे फिट करना पड़ेगा, क्योंकि इनका इनकम किससे है, एडवोकेट है तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है, तो मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से फाइल करूँ। यहाँ पे मैं ऐड डिटेल इनकम बिजनेस इनकम है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आप देखें ना उसी के नीचे लिखा था ऐड डिटेल्स, क्या लिखा था ऐड डिटेल्स, उस पर क्लिक करके हम लोग अब यहाँ देखो 3 ऑप्शन दिख रहा है, बिजनेस प्रोफेशन और गुड्स कैरिज, मतलब ट्रांसपोर्ट के केस में आपको ये वाले ऑप्शन करने हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री होल्ड करके प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये, कोई बिजनेस चला रहे हैं तो ये, तो अपन किस में जाएंगे प्रोफेशन में, ऑप्शन आ रहा है बिजनेस कैरिज, ठीक है। तो मैं यहाँ प्रोफेशन पे क्लिक करूंगा, एडवोकेट है ये इनकम है, यहाँ पे
पे तो ऑप्शन आ रहा है, हमने किया लीगल प्रोफेशन, राइट, प्रोफेशन का इनकम है लीगल प्रोफेशन से, और यहाँ पे ग्रॉस रिसीट करना है। एक्चुअली ये जो सेक्शन एप्लीकेबल, यहाँ पे क्या लिखना है हमको, ग्रॉस रिसीट, आगे जाके अमाउंट हमको फिट करना है, और कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है, 44 AD, इसलिए हमने ITR 4 भरा है। क्या भरा है, ITR 4 होता है, वो 44 ADA सेक्शन है, जो कि ये बोलता है कि अगर आप कोई प्रोफेशन, और आपके पास अगर बुक्स ऑफ अकाउंट अगर मेंटेन आप कर रहे हो तो फिर ITR 4 में नहीं जाना है, ITR 3 में, ITR 3 में जाना है। अगर कोई अर्न कर रहे हैं तो उसका 50% में कॉस्ट रिज्यूम करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग, ठीक है, रिज्यूम करके यहाँ पे लिखा भी है, प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 ADA 50% ऑफ, है ना, और अब यहाँ पे आप देख, और द अमाउंट क्लेम टू हैव बीन अर्न विच एवर इज हायर, मतलब 50% से ज्यादा हम मानेंगे, उससे ज्यादा आप दिखा सकते हो, उससे कम अगर आप दिखा रहे हो तो आपको पूरा डिटेल्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके आपको ITR, यहाँ पे इनके जो ग्रॉस रिसीट है, जो मेरे पास डेटा है, इनके जो ग्रॉस रिसीट है, टोटल ग्रॉस रिसीट मैंने एक्सेल में लिख रखा है 535 है, तो मैं यहाँ पे 8,10,535, मतलब इतना पैसा रिसीव्ड हुआ है, इनकम नहीं मानना है, हम इतना पैसा रिसीट हुआ है। इससे मैं एक बार चेक है, यहाँ पे जो इनकम फ्रॉम प्रोफेशंस है, और मैंने भी क्या किया है, तब ये ऐसे क्लाइंट है जो बोल दिए भाई हमारे पास कोई डेटा नहीं है, आप अपने ही, मैंने क्या मान लिया उनका 8 लाख, हमें भी क्या करना है सर, हम लोग भी क्लाइंट से पूछते थे टैक्स भरना, क्या बोलते हैं नहीं टैक्स नहीं, तो मेरे माइंड में क्या रहेगा कि हमें हमेशा 5 लाख से कम इनकम दी, तो 8-10 तो 50% से ज्यादा दिखाना है, तो मैंने क्या, तो 50% से नहीं ज्यादा, 50% से 4,10,500, और ये फिगर आपको हमेशा, जो अदर इनकम है सर, वो बैंक का स्टेटमेंट जरूर देखना चाहिए ना, इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि उसका रिकॉर्ड किसके पास है, गवर्नमेंट के। जो चीजें आपके बैंक अकाउंट में आ रही है वो आपको शो करना कंपलसरी है, तो हमने क्या डाल दिया, तो ये कहाँ से देख लिया सर, ये बैंक स्टेटमेंट, वो है 4,10,575, तो मैं यहाँ 4,10,575, हमेशा 50% ज्यादा आपको दिखाना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस 4,10,575 कर लिया है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रहेंगे, इनकम अदर सोर्सेज, इनके और क्या क्या इनकम हमने किए हैं, और इनके हैं जो इनकम, वो इंटरेस्ट इनकम कितना है, 222, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट इनकम, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, ये एडिटेड बैंक इंटरेस्ट, कौन सा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। तो अब ये जैसे ही हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गया, तो पहला क्या पूछा, डू यू हैव इंटरेस्ट, आंसर इज बैंक अकाउंट में इतना, यू हैव इंटरेस्ट इनकम और डिपॉजिटेड इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, क्रिएटिव सोसाइटी, ये सब जगह आप कुछ जमा किए हो क्या, जैसे FD ले रखा हो क्या, या पोस्ट ऑफिस का कोई स्कीम लेके उससे कमा रहे हैं क्या, तो वो रहेगा, तो तरीके से लिस्ट फिट करना। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया, यस, यहाँ पे तो इनका इंटरेस्ट इनकम है जो मैंने बैंक किए हैं उसके बेसिस पे, और इनके कोई अदर्स इनकम ऐसे नहीं है सच। अब इनके टोटल जो इनकम्स दिख रहे हैं वो कितने दिख रहे हैं, आप देख पा रहे हो,
कि इतने ही है हमें, इसमें देखूंगा तो 4 लाख पे, मतलब ये हमारा ग्रॉस टोटल आ गया। एंड यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पूछता है डिस्क्लोजर एंड, मेरा क्या हो गया सर यहाँ ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब जितना गवर्नमेंट बता रहा था उससे हमने ज़्यादा दिखाया है कम। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम। अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम क्या है आपका, एग्जेम्प्टेड, वो सबसे अगर कोई इनकम आप कमा रहे हो उसका डिटेल यहाँ देना है। टोटल डिडक्शन का डिटेल्स कहाँ देना है आपको, तो मैंने, आप एक्सेल शीट में देखोगे तो नीचे मैंने ट्यूशन फीस 8500, तो किस में डालेंगे अपन, टोटल डिडक्शन में। टैक्स पेड में क्या दिखेगा, अगर टीडीएस कटा होगा तो, चूंकि कटा नहीं है तो इनका जीरो दिखेगा। एंड इनकम डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट, कोई अगर एग्जेम्प्ट इनकम है डिस्क्लोज करना है तो आप यहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे। कोई एग्जेम्प्टेड इनकम मतलब आपके पास कोई ऐसे तो एग्जेम्प्ट है टैक्स से, तो यहाँ पे कुछ ऐसा इनका इनकम नहीं है तो टोटल डिडक्शन, सेक्शन 80 डिडक्शन है, आपके पास कोई है तो आप उसका डिटेल्स यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे इस केस में इनके पास 80 का डिडक्शंस है, 8500 ट्यूशन अपने बच्चे को दिया हुआ 8500 डिडक्शन 80 में हम लोग लेंगे, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा आपका डिडक्शन 80, यहाँ पे मैं रेफर 8500, तो यहाँ मैं पुट करूँगा नहीं है टोटल डिडक्शन 8000 4 एंड टोटल डिडक्शन 8500। नाउ यू कैन सी यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है, यहाँ पे टोटल 8500 दिख रहा है। टैक्स पेड कितना है, जीरो, इन्होंने कोई भी टीडीएस, अगर टीडीएस कटा रहता तो यहाँ पे क्या दिखता, टैक्स पेड में टीडीएस का अमाउंट शो होता, कटा इनसे टैक्स पेड नहीं, टैक्स पेड जीरो दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है टैक्स पेड। तो इसको ओपन करेंगे एंड इसको हम लोग कंफर्म कर देंगे, इनकी कोई भी टैक्स पेड फॉर्म किया ये पोर्शन। तो टैक्स डिडक्शंस भी कंफर्म हो गया, टैक्स पेड भी कंफर्म, टैक्स लायबिलिटी इनकी जीरो दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग कंफर्म कर देते हैं क्योंकि इनकी टैक्स लायबिलिटी जीरो है, कोई भी टैक्स नहीं आ रहा है, क्योंकि सेक्शन 87A पे रिबेट मिल जाता है इनके ऊपर, जो भी इनके टैक्स है उस पर रिबेट मिल जाता है 12,500 तक, इनकी टैक्स लायबिलिटी जो रहेगी वो ये। अगर आप कंप्यूटेशन देखना चाह रहे हो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स का, एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो कितना है, 2.5 लाख, क्या बताया 2.5 लाख से ऊपर है तो टैक्स, लेकिन 87 एक सेक्शन है जिसके तहत गवर्नमेंट रिबेट देती है कि अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 12,500 तक आएगा तो हम पूरा का पूरा, सर 12,500 कब आएगा, तो पहला स्लैब रेट है 5%, 2.5 लाख का 5% आप करोगे तो कितना, 5, तो 2.5 लाख रुपए क्या है आपका एग्जेम्पशन लिमिट है, और 2.5 लाख गवर्नमेंट आपको रिबेट दे रहा है, मतलब इसलिए हम लोग क्या, मतलब इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं कि 5 लाख, समझ गया, मैंने क्या बोला 2.5 लाख से ऊपर रहेगा तो टैक्सेबल इनकम है, इसलिए इनका 4 लाख था तो हमने क्या वो सेलेक्ट किया था वहां पे, इनका टैक्सेबल लिमिट एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, क्योंकि एग्जेम्पशन लिमिट, क्योंकि गवर्नमेंट 12,500 रुपए क्या देती है, रिबेट देती है 87A के तहत, तो आपको बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सर 12,500 दे रही है मतलब अमाउंट पे 2.5 लाख, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख का 5% 12,000, तो मतलब 2.5 प्लस 2.5 मतलब 5 लाख तक का आपका इनकम है, तो आपको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत, उससे ज्यादा है तो फिर आपको टैक्स, तो आप देख सकते हो टैक्स पेबल ऑन द टोटल। अब इनका जितना भी इनकम हुआ 7,615 रुपए हुआ, और लेकिन रिबेट भी कितना मिल गया, अच्छा रिबेट 12,500 मैक्सिमम मिलेगा, ऐसा नहीं कि 12,500 मिलेगा, 12,500 मैक्सिमम, मतलब 12,500 यार योर टैक्स लायबिलिटी विच एवर इज लोअर, इनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है 7,600 रुपए, रिबेट कितना मिल गया, तो पूरा का पूरा 15
7615 आ रहा है इनका टोटल टैक्स पेबल ऑन 7615 एंड रिबेट इनको मिलता है सेक्शन 12500 रिबेट मिल जा रहे हैं और इनके ऊपर कोई भी टैक्स की लायबिलिटी नहीं आ रही है। ओके, आप मैंने कंफर्म कर दिया और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी रहेगी शो होगा। पेमेंट ऑफ आपको रिटर्न फॉर्म वो प्रीव्यू एंड सबमिट कर लीजिए सारी को। ये देखो यही फॉर्म्स बन जाएंगे 73 पेजेस के एक इन्फॉर्मेशन। हमने कंफर्मेशन किया, वैलिडेट किया, अब हम लोग वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है ई वेरीफाई लेटर एंड वेरीफाई वाया आई। पहले ये 120 डेज था, अब इसे घटा के कितना कर दिया गया 30। जैसे आपने रिटर्न फाइल कर दिया, अब आपके क्लाइंट से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये क्यों रूल्स लाया गया? जैसे आपने रिटर्न फाइल कर देंगे तुरंत आपको ई वेरिफिकेशन करना है, तो अगर आपका क्लाइंट से नहीं हो रहा है तो भी रिटर्न आपका क्या हो गया, फाइल्ड हो गया। आप बाद में भी उसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर क्लाइंट अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा ई वेरीफाई लेटर। ठीक है, जैसे लगता है मैं रिटर्न फाइल कर दिया, मैं अपने क्लाइंट को फ़ोन किया कि भाई अब आपके पास OTP आएगा बताइएगा। अब क्लाइंट से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप रिटर्न भरो ही मत, आप रिटर्न क्या करके ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक करके, और लगता है कि नहीं हमको तुरंत मिल जाएगा, कर देंगे वेरीफाई नाउ पे क्लिक। मैं नीचे वाला क्या कह रहा है देखो, वेरीफाई बाय ITR5। ITR5 क्या है सर? एक्नॉलेजमेंट जो निकलता है ना, आपका दिखाया था स्टार्टिंग में, वो क्या है? ITR5 है। यू कैन सबमिट द रिटर्न नाउ एंड वेरीफाई द रिटर्न बाय सेंडिंग द साइंड ITR5 टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय नॉर्मल या स्पीड पोस्ट विद इन। तो CPC इसकी साइट मतलब वो है, ऑफिस है ना, बेंगलुरु में है। इनकम टैक्स का हेड ऑफिस कहाँ है? बेंगलुरु में है। पहले ना ये वेरीफाई वगैरह नहीं होता था, पहले क्या होता, रिटर्न भरने के बाद उसको एनवलप में भर के बेंगलुरु साइन करके वहाँ सबमिट, वहाँ पे जाता था, वहाँ पे फिर वेरीफाइड होता था। अब वो सिस्टम खत्म हो गया है। अब क्या करते हैं हम लोग, मतलब पेपर को सेव करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर दिया, वेरिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक वे। लेकिन अगर आपको लगता है अभी हम इलेक्ट्रॉनिक वे में नहीं कर सकते, तो आपके पास ये भी ऑप्शन पुराना वाला मेथड दे रखा है कि आप एक्नॉलेजमेंट निकालिए रिटर्न फाइल करने के बाद, जैसा दिखाया था, है ना, एक्नॉलेजमेंट दिखाया, उसको क्या करिए, स्पीड पोस्ट कर दीजिए। किसको? बैंगलोर में CPC इनकम टैक्स ऑफिस को। यहाँ पे अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं टैक्स प्रोफेशनल, वो 100-200 क्लाइंट है, वो ई वेरीफाई भी करते हैं, लेकिन बहुत लोग का ई वेरीफाई नहीं हो पाता है, कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो वो अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सारे का एक्नॉलेजमेंट निकालेंगे, करेंगे, और उसे क्या, अगर किसी का हम ई वेरीफाई करना भूल गए हो, क्या होता है कि आपने बोल दिया स्टाफ को भाई सबका ई वेरीफाई, वो एक बार फ़ोन लगाया नहीं उठा, 30 दिन पार हो गया आपका, आप आपसे ही पूछ क्या हुआ, तुमने ई वेरीफाई हो गया? बोले सर हमने लगाया था, वो उठाए नहीं, आगे क्या हो जाएगा? हाँ, रिटर्न क्या हो गया आपका, इनवैलिड हो गया। क्लाइंट क्या करेगा? आपके ऊपर बढ़ के, समझ रहे हो? तो लोग अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, सारे का एक्नॉलेजमेंट निकलवा देंगे। वेरीफाई हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ है तो भी ठीक है, और उसको एक ही एनवलप में भर के क्या कर देंगे, स्पीड पोस्ट। ठीक है, नहीं उसकी जो वहां चला गया, लेकिन अपने सेफ्टी के लिए पता चला वहां गया और वहां पे ही किसी से छूट गया सर एक ई वेरीफाई होना। तो आप यहाँ से करके रखिए, अगर आपके नंबर्स ऑफ क्लाइंट ज्यादा हैं तो
यहाँ पे करके रखिए। अक्सर होता है ऐसे 2-4 लोग से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अगर क्लाइंटेल बड़े हैं तो 2-4 लोग से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, ये आप चाहो तो क्या करो, सारे का एक्नॉलेजमेंट निकालो, या जिसका ई वेरीफाई नहीं हुआ है उसका ही निकालो, है ना। ई वेरीफाई जिसका नहीं हुआ है उसका भी निकाल सकते हो। आपको लगता है नहीं जिसका हो गया है उसका भी एक बार हम भेज देते, कोई छूटे नहीं, तो ये एक ऑप्शन है। यहाँ पूछ रहा है, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। यहाँ पे जनरेट आधार ओटीपी, ये हमारे रजिस्टर्ड हमारे जो मोबाइल नंबर्स है उसमें जाएगा और वो ओटीपी, राइट। तो मैं अपने ये ओटीपी मैंने ये ओटीपी आपके क्लाइंट के पास जाएगा ना, आधार, एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कंफर्म योर, एंड यहाँ मैसेज आया फाइल रिटर्न हमारा सब हो गया एंड वेरीफाइड हो गया, राइट। अगर आपको डाउनलोड रिसीव का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है अगर उसको डाउनलोड करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका अपने एक्नॉलेजमेंट को आप आ सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। रिटर्न फाइल करते समय सावधानियां, अब रिटर्न भरते समय कुछ सावधानियां क्या क्या है इसमें ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, दो चीजें होती है। पहले 26 AS हुआ करता था, क्या होता था 26 AS, वो क्या है, TDS का सर्टिफिकेट है। मतलब जितने भी TDS कटे हैं, जैसे आप मान लो एम्प्लॉयर हो, आपने जितने भी एम्प्लॉय का TDS काटे उस पर पैन नंबर डाले, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा उनके इनकम टैक्स पोर्टल पे 26, तो जब भी आप रिटर्न भरे तो 26 AS डाउनलोड, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा ये इनकम इतना TDS कटा है, तो वो इनकम आपका स्किप, जिस इनकम पे TDS कट चुका है मतलब गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड है। तो 26 जब भी आप रिटर्न फाइल करिए तो 26 AS को डाउनलोड करके चेक करिए कि उसमें कोई इनकम ऐसा तो नहीं क्लाइंट आपको नहीं बताया और उसमें दिख रहा, वो इनकम आपको शो करना। अब 26 AS से और अच्छा उन्होंने डाल दिया क्या, 26 AS में केवल TDS वाले इनकम दिखते थे, उन्होंने क्या डाल दिया सर, AIS डाल दिया। तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कल। AIS में क्या है सर, आपका पूरा आधार कार्ड से लिंक जहां जहां जो जो चीजें हैं उससे रिलेटेड सारा इनकम। तब आपको 26 ईयर्स नहीं देखना, आप क्या देख लेना, जैसे आप क्लाइंट से पूछे कि भैया जो है आपका क्या क्या इनकम है डिटेल बता दो, अरे भर दीजिए सर आप अपने हिसाब से, या मेरा बस ये एक लगभग लगभग मैंने यहाँ से इतना कमाया, वो एक रॉ डेटा दे दिया। तो आपको ये नहीं कि वो रॉ डेटा भर देना है, आपको क्या करना है AIS, और ये चेक करना है क्लाइंट ने जितना बताया है उतना AIS में कोई और अगर एक्स्ट्रा इनकम दिख रहा है तो एक बार कोई इनकम आपको क्या, तो जो इनकम AIS में दिख रहा है वो इनकम आपको दिखाना कंपलसरी, नहीं दिखा है नोटिस 100, नोटिस वहां पे अब ऐसा नहीं होता कि वो एक एक चेक करते हैं सर, तो सॉफ्टवेयर ये ऐसा है कि वो क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है, तो AIS से और आपने जो फीड किया वो क्या होता है एक दूसरे से वेरिफिकेशन होता है। सब सिस्टम मोदी जी क्या कर दे रहे हैं, ठीक है, सब एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हो के बेसिस पे अगर आपने AIS का एक भी इनकम छोड़े आपके पास 100% आपने गलत रिटर्न, ठीक है। तो कल हम लोग AIS पे डिस्कस करेंगे और 26, ठीक। और ये वीडियोस आपके उसमें है यूट्यूब पे है, अगर आप अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट और इनकम टैक्स रिटर्न सर्च करेंगे वीडियो दिखेगा, तो एक बार आप लोग फिर से देख सकते हैं। हाँ